चलिए भाई दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं आज अपन। हाइपरबोली को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं हाइपरबोली क्या है। हाइपरबोली हाइपरबोली का मीनिंग क्या होता है? हाइपरबोली मीन्स एग्जेजरेट करना, एग्जेजरेशन। हाइपरबोली सीधा सीधा इसका मीनिंग होता है एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन यानी किसी भी चीज़ को अगर बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है जितना वो नहीं है, यानी किसी चीज़ का लेवल इतना सा है लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा करके अगर इतना बता रहे हो तो ऐसा करना ही हाइपरबोली कहलाता है। समझ रहे हो, है ना? चाहे वो किसी भी चीज़ में करें अपन, उसी को हम हाइपरबोली कहते हैं। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी हो, कुछ भी। जैसा कोई भी आपने काम किया, आपका काम बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण सा था। आपने सीधा सा जो है कुछ भी चीज़, मम्मी ने बोला बेटा ऊपर से चीज़ उतार लो, आपने जो है अलमारी के ऊपर से हाथ डाला, ऐसे चीज़ उतार लिया, है ना? अब मम्मी को पता नहीं है, मम्मी यहाँ घर पे है नहीं। अब मम्मी आई कि भाई मम्मी काम हो गया? कि हाँ हो गया, मैंने उतार लिया। आपको पता है कितनी परेशानी आई? मैंने टेबल लगाया, टेबल के ऊपर वो लगाया, वो लगाया, वो लगाया, तब जा कर के मैं वहाँ पहुँचा हूँ, जबकि आपने यूँ हाथ डाला और यूँ के यूँ उतार लिया। तो उस सिंपल से काम को आपने बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया, जैसे तो आपने कोई बहुत बहादुरी से भरा हुआ काम कर दिया हो, है ना? तो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाना चाहिए आपको इस काम के लिए। ऐसा कोई कमेंडेबल काम आपने किया हो, जैसे तो कोई, है ना, इतना बहादुरी से भरा हुआ काम कर दिया। तो साधारण सी चीज़ को, जो चीज़ जिस लेवल की है उसको बढ़ा चढ़ा करके उस लेवल से बताना, ऐसा करना ही जो है हाइपरबोली कहलाता है। चलो पढ़ते हैं अब। देखिए, हाइपरबोली इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ओवरशूटिंग। हाइपरबोली एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी ग्रीक भाषा से निकल करके आया है। इसकी ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से मानी जाती है और इस शब्द का मतलब होता है हाइपरबोली का ओवरशूटिंग। ओवरशूट करना मतलब जैसे किसी भी चीज़, ओवरशूट करना किसे कहते हैं? ओवरशूट का मतलब होता है कि कोई चीज़ बताने का हमारा पर्पस, सपोज़ कीजिए अगर यहाँ तक है, कोई भी चीज़ बताने का पर्पस, सपोज़ कीजिए एक किसी लिमिट तक हमारा पर्पस है किसी चीज़ को बताने का, लेकिन जिस लिमिट तक हम समझाने की कोशिश करते हैं तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए ना। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं रुक करके उससे भी आगे अगर निकल जाते हो तो उसको बोलते हैं ओवरशूट करना, यानी कि लिमिट को क्रॉस करके और आगे बढ़ जाना। अब लिमिट को क्रॉस करके मतलब जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप बता रहे हो, तो जितना आपको बताना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप आगे निकल जाते हो तो उसी को हम कहते हैं ओवरशूट करना। ठीक है ना? तो हाइपरबोली एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ओवरशूटिंग, यानी कि जितना आपको बताना है, जितना आपको करना है, उससे आगे निकल जाना, ओवरशूट करना। Hyperbole is a figure of speech which is a bold overstatement or extravagant exaggeration of fact. Hyperbole एक ऐसी figure of speech होती है, figure of speech है ये, एक ऐसी figure of speech है which is a bold overstatement, जिसमें मजबूती के साथ अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। Statement मतलब बताना, बयान देना, है ना, लिखना कुछ भी। और overstatement मतलब आवश्यकता से अधिक बताना, आवश्यकता से अधिक बताना, यानी जितना नेसेसरी है उससे कहीं अधिक बोलना, उससे कहीं अधिक बातचीत करना, उसी को कहते हैं ओवर स्टेटमेंट। तो ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें स्ट्रांगली ओवर स्टेटमेंट किया जाता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक बातें बताई जाती है। और या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेजरेशन ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्य, किसी भी तथ्य के एक्स्ट्रावेगेंट मतलब यूजलेस, बेकार, मतलब जितनी आवश्यकता नहीं है उससे कहीं ज़्यादा। एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेजरेशन मतलब वही बढ़ा चढ़ा करके पेश करना। तो यानी कि हाइपरबोली जो है
एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी बात को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ओवरस्टेट किया जाता है, आवश्यकता से अधिक बताई जाती है कोई भी बात, या फिर किसी भी तथ्य का यूजलेस, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है आवश्यकता से अधिक बताने का, लेकिन फिर भी आप उसको एग्जेजरेट किए जा रहे हो। ठीक है ना, वो चीज़ सिंपल तरीके से लोगों को आसानी से समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्स्ट्रावेगेंट मतलब वो बेकार है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एग्जेजरेट करना, उसका बड़ा चढ़ा करके पेश करना बेकार है, लोगों को वैसे भी समझ में आ रही है, लेकिन केवल एक अतिरिक्त आकर्षण, अपनी बात को इम्प्रेशन के साथ कहने के लिए आप जो है एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से, यानी कि जितना आवश्यक नहीं है फिर भी आप जो है यूजलेसली उसको जो है खींच रहे हो, बड़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हो। तो हाइपरबोली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच हो गई जिसमें बोल्ड ओवर स्टेटमेंट बताया जाता है, मजबूती के साथ किसी बात को बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, या किसी भी तथ्य को इतना बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है जितनी उसकी आवश्यकता होती ही नहीं है, यानी जितना आपको बड़ा चढ़ा करके पेश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है किए जाते हो। यूज्ड, और इस हाइपरबोली का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार की जो है फिगर ऑफ स्पीच है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी तथ्यों को इसमें इस प्रकार से बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, ईदर फॉर सीरियस इफेक्ट और फॉर कॉमिक इफेक्ट, या तो किसी गंभीर प्रभाव को दर्शाने के लिए या फिर किसी हास्य के प्रभाव को दर्शाने के लिए। भाई दो ही पर्पस होते हैं हाइपरबोली को यूज़ करने के, या तो आप कोई सीरियस इफेक्ट अपनी राइटिंग में डालना चाहते हो या फिर कोई कॉमिक इफेक्ट आप अपनी राइटिंग में डालना चाहते हो। केवल इन दो पर्पसेस को लेकर के जो है हाइपरबोली का इस्तेमाल किया जाता है। और जनरली जो है जनरली लोगों का पर्पस कॉमिक वाला होता है, मोस्टली तो कॉमिक वाला ही होता है, मोस्टली तो कॉमिक इफेक्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी सीरियस इफेक्ट के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, हाइपरबोली ग्रीक लैंग्वेज से निकल करके आया एक शब्द है जिसका मतलब ओवरशूटिंग होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बोल्ड ओवर स्टेटमेंट किया जाता है या एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेजरेशन किया जाता है किसी भी बात का, है ना। और दो पर्पसेस होते हैं इसके, या तो सीरियस इफेक्ट के लिए इसको लिखा जाता है या फिर कॉमिक इफेक्ट के लिए इसको लिखा जाता है। तो हाइपरबोली का सीधा सा मतलब हो गया ओवर स्टेटमेंट, यानी कि आवश्यकता से अधिक बात करना, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक बड़ा चढ़ा करके बोलना, इसी को हम हाइपरबोली कहते हैं। In this figure of speech, the writer or the poet magnifies objects beyond their natural limits. इस प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच में, यानी कि हाइपरबोली में, जो राइटर होता है या फिर जो पोएट होता है वो ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं, उन वस्तुओं को मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई करना मतलब उसके बारे में एक्सटेंशन, बहुत ही विस्तार से हमें जो है बताता है उसके बारे में। मैग्नीफाई, जैसे ग्लास होता है ना, मैग्नीफाई ग्लास से अपन उस चीज़ को बड़ा कर देते हैं, मतलब होती वो इतनी सी है, लेकिन जब अपन उससे देखते हैं तो वो चीज़ बड़ी हो जाती है ना, बड़ी दिखती है ना वो मैग्नीफाई ग्लास से। तो ठीक उसी तरह से इस फिगर ऑफ स्पीच में जो पोएट या राइटर जो होता है वो जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होता है उसको मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई मतलब उसका विस्तार कर देता है, आवश्यकता से अधिक उसके बारे में बातें करता है, बढ़ा चढ़ा करके उसे विस्तृत रूप से हमारे सामने पेश करता है, और इतना विस्तृत रूप जो है उसका वो पेश कर देता है, प्रेजेंट कर देता है हमारे सामने कि वो चीज़ जो है उसकी नेचुरल लिमिट को क्रॉस कर देती है। भाई देखिए, कोई भी टॉपिक आपके सामने है, कोई भी टॉपिक चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी टॉपिक जो कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो हर टॉपिक को समझाने की एक नेचुरल लिमिट होती है, ठीक है ना। उस नेचुरल लिमिट तक पहुंचते पहुंचते वो टॉपिक आपको ईजिली समझ में आ जाता है, ठीक है ना। मतलब एक टॉपिक को समझाने के लिए एक टीचर को जितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं और एक टॉपिक को समझने के लिए एक स्टूडेंट को जितना स्ट्रगल करना पड़ता है, इन दोनों के बीच का जो दायरा होता है, इन दोनों के बीच की जो लिमिट होती है
ये एक टीचर जो है एफर्ट कर रहा है इस टॉपिक को समझाने के लिए, और ये एक स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, अब एक टीचर जितने एफर्ट्स डालता है उस टॉपिक को समझाने के लिए और एक स्टूडेंट जितना स्ट्रगल करता है उस टॉपिक को समझने के लिए, तो एक नेचुरल लिमिट पर आते आते वो चीज़ टीचर समझा चुका होता है और बच्चा समझ चुका होता है ना। अब वो जो लिमिट हो गई ना, उस लिमिट पर आकर के रुक जाना चाहिए दोनों को, स्टूडेंट को भी रुक जाना चाहिए और टीचर को भी रुक जाना चाहिए। लेकिन उस नेचुरल लिमिट पर पहुंचकर भी अगर टीचर आगे उसको क्रॉस करता रहे, बढ़ा चढ़ा करके पेश करता रहे, बोलता रहे, तो क्या होगा? समझ में नहीं आएगा ना। मतलब आएगा तो सही, लेकिन वो मोर देन नेसेसरी होगा। मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप तो भले एक टॉपिक को जो है 10 दिन तक पढ़ाए जाओ, ख़त्म नहीं होगा। होने में 1 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन आप चाहो तो 10 दिन भी निकाल सकते हो। तो एक नेचुरल लिमिट पे जाकर के समझाने वाला समझा भी चुका होता है और समझने वाला समझ भी चुका होता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको मैग्नीफाई किए जाओगे तो फिर वो उसकी नेचुरल लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है। बियॉन्ड का मतलब परे, नेचुरल लिमिट को क्रॉस कर जाता है, नेचुरल लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है वो चीज़। ठीक है ना। तो हाइपरबोली में भी ऐसा ही होता है। हाइपरबोली में कोई भी पोइट या राइटर जो होता है ना, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर इस तरह से उसको मैग्नीफाई करता है, इस तरह से विस्तृत रूप में उसको बताता है कि वो चीज़ उसकी नेचुरल लिमिट को क्रॉस कर जाती है, यानी आवश्यकता से अधिक उसके बारे में बात करता रहता है। एंड दिस इज़ यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट और क्वालिटी मोर इम्प्रेसिव एंड कलरफुल। और ऐसा इसलिए किया जाता है, दिस इज़ यूज्ड यानी कि ऐसा काम किया जाता है, यानी हाइपरबोली का इस्तेमाल किया जाता है, तथ्यों को मैग्नीफाई किया जाता है, टू मेक एन ऑब्जेक्ट और क्वालिटी, किसी भी वस्तु को या किसी भी क्वालिटी को बनाने के लिए, कैसी? मोर इम्प्रेसिव, और अधिक प्रभावशाली, एंड कलरफुल, और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पोएट या राइटर हाइपरबोली का इस्तेमाल करके किसी भी फैक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वो मैग्नीफाई करता है, आवश्यकता से अधिक उसके बारे में अगर बात करता है, मोर देन नेसेसरी अगर वो कुछ कहता है, उसकी नेचुरल लिमिट को अगर वो क्रॉस करता है, तो उसका पर्पस केवल इतना सा होता है कि वो अपनी बात को जो वो कह रहा है उसे और अधिक इम्प्रेसिव बनाना चाहता है और अधिक कलरफुल बनाना चाहता है, यानी बेहतरीन तरीके से अपनी बात को कहना चाहता है। इसीलिए वो ओवर स्टेटमेंट करता है, यानी आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके जितना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो वो चीज़ अपने को जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगना शुरू हो जाती है। बस यार भाई, बस है ना। मैं समझ गया तू शक्तिमान जो है ना, उससे भी बड़ा वाला है, तू शक्तिमान से भी बड़ा मैन है कोई, है ना। मैं समझ गया तू अपनी पावर का प्रदर्शन करना चाह रहा है ना, तू अपनी पावर का प्रदर्शन करना चाह रहा है। मैं समझ गया तू शक्तिमान से भी बड़ा है, शक्तिमान के ऊपर भी जो मान होता है वो वाला मान है तू, ठीक है ना। मैं समझ गया, बस अब थम जा भाई, थम जा, शांति शांति शांति, समझ गया मैं। लेकिन वो दिखा रहा होता है कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूँ, ये हूँ फलाना, मेरे अंदर थोर की पावर भी है, मेरे अंदर बैटमैन भी है, मेरे अंदर सुपरमैन भी है, मेरे अंदर स्पाइडरमैन भी है, मेरे अंदर जितने भी मैन हैं वो सारे हैं मेरे अंदर, बस वुमन नहीं है ना। सारे मैन हैं, बस वुमन नहीं है। तो वो ये दिखा रहा होता है, तो सामने वाला समझ जाता है। चलिए भाई ठीक है, तो इसलिए हाइपरबोली का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी मेक एन एग्जेजरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द क्वालिटी बाय इंटेंडिंग टू से दैट अ थिंग और क्वालिटी इज ग्रेटर और लेस।
इस फिगर ऑफ स्पीच में हम वस्तुओं का एग्जेजरेशन करते हैं, यानी कि उनको बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी क्वालिटी को। भाई क्वालिटी मतलब विशेषता, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी क्वालिटी को एग्जेजरेट किया जाता है बाय इंटेंडिंग टू से। इंटेंड का मतलब इरादा होना, और ऐसा करने के पीछे हमारा कहने का ये इरादा होता है, यानी कि हम उस चीज़ को एग्जेजरेट इसलिए करते हैं, उसके पीछे हमारा इरादा ये बताने का होता है दैट अ थिंग और क्वालिटी, कि जिस थिंग और जिस क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं इज़ ग्रेटर और लेस, वो या तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक बहुत ज़्यादा ग्रेटर है या आवश्यकता से बहुत अधिक कम है। ठीक है भाई, हाइपरबोली का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसमें एग्जेजरेशन करते हैं, और एग्जेजरेशन के माध्यम से जिस भी चीज़ का हम एग्जेजरेशन करते हैं उस चीज़ का एग्जेजरेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लेवल की वो चीज़ है या जिस लेवल की वो चीज़ है उस लेवल से या तो उस वस्तु को या उस क्वालिटी को अपर दिखाया जाता है, ज़्यादा दिखाया जाता है, ग्रेटर ज़्यादा, लेस कम, या तो ज़्यादा दिखाया जाता है या कम दिखाया जाता है। ठीक है ना भाई, जैसे कि अब आप देख लो कि सन्नी देओल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब सन्नी देओल जो है जनरली तो सामान्य रूप से अगर वो एक मुक्का मारे अगर तो थोड़ी बहुत लग सकती है, यही उसकी नेचुरल लिमिट है ना। सामान्य व्यक्ति भी अगर किसी के एक मुक्का मारे तो किसी के व्यक्ति के पेट में लग सकती है, थोड़ी बहुत लग सकती है ना, हालांकि मरेगा नहीं वो। ठीक है, तो ये क्या हो गई उसकी नेचुरल लिमिट। लेकिन भाई साहब पिक्चर में क्या होता है, सन्नी देओल एक मुक्का मारता है तो 10 लोग हवा में उड़ जाते हैं, है ना। और इतना ही नहीं, यहाँ पे सनी पाजी ने मुक्का मारा ये टिशुम, और उधर 10 लोग हवा में, और हवा में फिर वो पोज भी हो जाते हैं, रुक भी जाते हैं फिर वो, है ना। और जितने में सनी पाजी फिर एक एक करके गिर के, मतलब वो आदमी गिरता नहीं है जब तक वो एक एक करके सबको लात नहीं मारते, मतलब वो गिरेगा तभी जब सनी पाजी यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, है ना। इतना गजब बढ़ा चढ़ा करके बात पेश की जाती है यार। अच्छा, हाइपरबोली का एग्जाम्पल ये देख लो। अब क्या ये पॉसिबल है एक मुक्का मारते कि 10 आदमी हवा में उड़ जाएंगे? देखिए असली में पढ़वा लो एक बार, असली में 4 लोग पकड़ लेना अगर सनी देओल को, तो 4 लोगों से छूट नहीं पाए। ये है बात। तो ये क्या है, हाइपरबोली है। अच्छा, सबसे बड़ा हाइपरबोली का एग्जाम्पल तो है हमारे थलाइवा रजनीकांत जी सर। हाँ, बड़ा जो भी वो करते हैं, है ना, ऐसे यूं करके चश्मा पहनते हैं ना, वो मंड जो भी, वो एक इतने बड़े हाइपरबोली के एग्जाम्पल हैं। भाई साहब अगर कोई सामने वाला गोली भी चलाएगा ना उनके ऊपर, तो वो हाथ से गोली रोक लेते हैं। इतनी भगवान ने पता नहीं जाने कौन सी पावर देके भेजी है उनको कि वो हाथ से गोली रोक लेंगे। और इतना ही नहीं, वो गोली को पकड़ के यूं फूंक मारेंगे ना जिसमें सामने वाले की जाके लग जाएगी गोली, और वो मर भी जाएगा। मतलब उनको गन वन की आवश्यकता ही नहीं है, आप बस अपनी गोली मेरे ऊपर चलाओ, मैं उसको पकड़ करके फूंक मार के आपको गोली से उड़ा दूंगा। अब क्या ये पॉसिबल है? भाई साहब आपने नेचुरल लिमिट जो होती है ना वो भी क्रॉस कर दी आपने, और हदें पार कर दी आपने। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बस वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो एक नेचुरल लिमिट होती है किसी चीज़ की, तो उस वस्तु को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस वस्तु को एग्जेजरेट करके या तो उसकी नेचुरल लिमिट से ग्रेटर बताया जाता है या लेस बताया जाता है। ठीक है ना, यही इसीलिए हाइपरबोली का इस्तेमाल किया जाता है भाई दोस्तों। यही पर्पज़ होता है हाइपरबोली को यूज़ करने का कि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को या क्वालिटी को एग्जेजरेट करते हैं, और इसके माध्यम से हमारा पर्पज़ ये बताने का होता है कि वो क्वालिटी या थिंग या तो ग्रेटर है या लेस है, बेटर है या वर्स है,
बेटर यानी कि अच्छी है या बुरी है देन इट एक्चुअली इज़, जितनी वो वास्तव में है, यानी कि जितनी वो वास्तव में है, यानी वास्तव में वो कैसी है, उससे या तो अपन उसको बेटर बता देते हैं या उसको वर्स बता देते हैं। बेटर और वर्स का मतलब ग्रेटर और लेस से ही है। बेटर मतलब ग्रेटर बताना, वर्स मतलब लेस बताना, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है इसमें हाइपरबोली में। हालांकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो अपन दिखाते हैं ना, नेचुरल लिमिट से नेगेटिव दिखाने वाला जो इम्पैक्ट होता है वो अंडरस्टेटमेंट में बताया जाता है। अंडरस्टेटमेंट, इसी के कंट्रेरी अंडरस्टेटमेंट ये भी एक प्रकार का हाइपरबोली ही होती है। हाइपरबोली से ही रिलेटेड एक टर्म है, नीचे अभी पढ़ेंगे अपन इसको अंडरस्टेटमेंट को, तो ये भी हाइपरबोली से रिलेटेड ही एक टर्म है। लेकिन इसमें क्या होता है, अंडरस्टेटमेंट में किसी भी वस्तु को उसकी नेचुरल लिमिट से लेस बताया जाता है। किसी भी वस्तु को उसकी नेचुरल लिमिट से लेस बताया जाता है, यानी एक्चुअली में वो जितना योग्य है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा योग्य है लेकिन उसकी योग्यता को आप कम करके अगर बताओगे तो ये अंडरस्टेटमेंट कहलाएगा, और उसकी योग्यता से अधिक बताओगे तो ये हाइपरबोली कहलाएगा। तो हाइपरबोली में तो हमेशा ध्यान रखना, हाइपरबोली में तो हमेशा चीज़ों को नेचुरल लिमिट से ज़्यादा बताया जाता है और अंडरस्टेटमेंट में नेचुरल लिमिट से कम बताया जाता है, ठीक है ना। बस ये बात ध्यान रखिए आप, जितना वो वास्तव में होता है उसकी अपेक्षा। इट कैन बी सेड, तो ऐसा कहा जा सकता है दैट हाइपरबोली मीन्स एन ओवर स्टेटमेंट दैट इज मेड फॉर इफेक्ट एंड नॉट इंटेंडेड टू बी टेकन लिटरली। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाइपरबोली का मतलब किसी एक ऐसे ओवर स्टेटमेंट से होता है, यानी हाइपरबोली का मतलब किसी बात को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके पेश करना होता है दैट इज़ मेड, जो कि किया जाता है, यानी हाइपरबोली का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ इफ़ेक्ट शो करने के लिए, केवल एक प्रभाव अपनी बात में दर्शाने के लिए, नॉट इंटेंडेड टू बी टेकन लिटरली, इसे वास्तविक रूप से, गंभीर रूप से, सीरियस लेने के लिए नहीं लिखा जाता है। इंटेंट का मतलब इरादा होना, टू बी टेकन लेने का, लिटरली वास्तविक रूप से, ठीक है ना। तो इसीलिए हम पिक्चर देख करके चुपचाप बैठे रहते हैं, हम ये नहीं बोलते अबे ऐसा हो सकता है क्या, पागल बेवकूफ़, एक घूसा मारा 10 आदमी हवा में उड़ गए, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा मुमकिन है क्या, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या हम होल छोड़ करके चले जाते हैं क्या, नहीं जाते ना, बैठे रहते हैं चुपचाप, हाँ ठीक है उड़ गए तो उड़ गए, ठीक है ना, ठीक है उड़ गए तो उड़ गए, कोई बात नहीं। रजनीकांत साहब इतने एक्शन करते हैं, इतनी हाइपरबोलीज का एग्जाम्पल उनकी मूवीज़ वगैरह में होता है, लेकिन क्या हमें कभी बुरा लगता है, नहीं लगता, हम बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें भी पता होता है कि भाई ये मुमकिन नहीं है और इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है, इसे यकीन मतलब एक्चुअल नहीं मानना है, ये तो केवल एक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बताया जाता है, ठीक है ना। तो हाइपरबोली का यूज़, अब देखो हाइपरबोली का यूज़ एग्जेजरेट करने के लिए तो किया जाता है, लेकिन उसका पर्पज़ लोगों को बहकाना नहीं होता है, केवल अपनी बात को कहने में एक प्रभाव उत्पन्न करना होता है, एक आकर्षण उत्पन्न करना होता है। अब लोग अगर उसको सीरियसली लें तो ये उनकी समस्या है। बहुत सारे लोग ले भी लेते हैं, है ना, जैसे बहुत सारी गर्ल्स वगैरह को कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, बहुत सारी गर्ल्स वगैरह को, जो भी उनका पार्टनर वगैरह है, मान लो अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया तो तुमने मुझे उससे बचाया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं किया, फलाना क्यों नहीं किया, ढिगड़ा क्यों नहीं किया, है ना। और मूवीज़ वगैरह में तो वो ऐसे लड़ जाते हैं, यूँ मुक्का मार देते हैं, यूँ मार देते हैं, अरे बावड़ी, उसमें वो नकली लड़ाई होती है, असल में ऐसा नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारी गर्ल्स सीरियस ले भी लेती है, तुमने मुझे बचाया नहीं, एक 4-5 गुम्मा मारते सनी देओल की तरह, जैसे वो ऐसे हवा में उड़ जाते, ये है फलाना है ढिंकन है, तो कुछ बच्चे ले लेते हैं सीरियसली, बच्चे नहीं बच्चियाँ ले लेती हैं सीरियसली। तो ये वाली बात है। तो आप जो है कृपया
अगर आप में से भी किसी के मन में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो कृपया सीरियसली ना लें और अपने पार्टनर से ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो भी एक मुक्का मारे और 10 लोग हवा में उड़ जाएं, ठीक है। फ्री की सलाह है, लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए भाई। The aim of this figure of speech is to impress emotions, but if one overdoes it, देखिए भाई, इस फिगर ऑफ स्पीच का जो एम होता है, एम का मतलब लक्ष्य, इस फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करने का जो पर्पस होता है, जो लक्ष्य होता है, वो केवल और केवल क्या होता है, ध्यान रखिएगा, टू इम्प्रेस इमोशंस, हमारे भावों को इम्प्रेस करना, या जो ऑडियंस जिसके लिए हम राइटिंग लिख रहे हैं, जो रीडर्स हमारी राइटिंग को पढ़ रहे हैं, उनके इमोशंस को इम्प्रेस करना ही हमारा पर्पस होता है। और उन भावों को पढ़ करके अगर वो खुद अपने आप को सनी देओल समझने लग जाए तो ये उसका खुद का रिस्क है फिर, है ना। गदर 2 पिक्चर देख करके अगर आप थिएटर से बाहर निकल करके लोगों से जानबूझ करके पंगा लेना शुरू कर दो तो ये आपका रिस्क है ना, क्योंकि पिक्चर में जो भी सीन दिखाए जाते हैं वो तो केवल आपके इमोशंस को इम्प्रेस करने के लिए दिखाए जाते हैं। अब आप उसको देख करके अगर तो अपने रिस्क पे चले जाना भाई साहब। हाँ, फिर यूँ है कि जैसे एक लट पड़ेगा ना अगर, तो फिर सारा सनी देओल बाहर आ जाएगा फिर। खैर जो भी है, तो बीच बीच में ऐसा एग्जाम्पल्स जो है केवल समझाने के लिए है ना, ताकि वो चीज़ फिक्स हो जाए, है ना। फेविक्विक के साथ चिपका देते हैं अपन तुरंत, ताकि वो कभी मतलब इधर उधर हो नहीं, वो जो भी है। हाँ भाई देखिए, तो इस फिगर ऑफ स्पीच का जो लक्ष्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को इम्प्रेस करना होता है। बट लेकिन इफ़ वन ओवरडज इट, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको आवश्यकता से अधिक में अगर यूज़ कर दे, ओवरडज, डज का मतलब करना, ओवर आवश्यकता से अधिक, यानी कोई अति कर दे अगर, भाई एक निश्चित लिमिट तक एग्जेजरेट करना भी उचित रहता है। अब आप यार एग्जेजरेट किए ही जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई ठीक है, हाइपरबोली के नाम पे आपको एग्जेजरेशन का हक है, अच्छी बात है ना। लेकिन अब यार आपने बिना मुक्का मारे ही आंखों से ही अगर 10 लोगों को हवा में उड़ा दिया तो यार भाई मतलब ये बात मानने में नहीं आती यार। मतलब अब आप यूँ सोचिए कि भाई सनी पाजी ने अगर एक मुक्का मारा, 10 लोग हवा में उड़ गए, वो तो चलो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतना तो हम सहन कर लेते हैं, इतना एग्जेजरेशन बेरेबल होता है, सहन करने योग्य होता है। लेकिन यार बिना हाथ उठाए, बिना पैर उठाए, हवा, है ना, आँखों से ही अगर वार करने लग जाए और आँखों को से ही इधर उधर हिला के अगर लोग बाग हवा में उड़ने लग जाएं, तो यार ये एग्जेजरेशन जो है फिर कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये ओवरडोज हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको ओवरडोज कर देता है अगर, तो इट बिकम्स बॉम्बास्टिक, तो ये बॉम्बास्टिक बन जाता है। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है वो दिखने में तो अच्छा होना लेकिन उसका महत्व कम हो जाना। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है दिखने में कोई चीज़ बड़ी ही अच्छी होती है लेकिन उसका महत्व अगर कम हो जाता है, वो प्रभावहीन हो जाती है, अगर उसका प्रभाव अगर कम हो जाता है, उसको बोलते हैं बॉम्बास्टिक। तो दिखने में तो अपने को बड़ी अच्छी लगेगी वो दृश्य, वो बात, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हाइपरबोली भी एक निश्चित लिमिट तक ही अच्छी लगती है ना। तो ऐसे तो फिर आपकी पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। फिर आँखों से ही भाई साहब, आँखों से एक्शन कर दिए, आँखों से ही हाँ कर करके ही हवा में उड़ा दिए लोग बागों को सनी देओल ने। सॉरी सनी पाजी, मैं तो बस ऐसे ही बच्चों को समझाने के लिए है ना, आप बुरा मत मानना। इफ़ अ थिंग इज स्टेटेड इन दिस केस, अगर किसी भी वस्तु को इस प्रकार से बताया जाता है, इट बिकम्स रिडिकुलस, तो ये हास्यास्पद बन जाती है, बॉम्बास्टिक बन जाती है दोस्तों। यानी कि आपको हाइपरबोली का यूज़ करना तो है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक।
ओवरडोज अगर कर दोगे, आवश्यकता से अधिक अगर उसका यूज़ कर दोगे, तो वो रिडिकुलस बन जाएगी, हास्यास्पद बन जाएगी, यानी लोगों को मज़ा आने के बजाय हंसी आएगी उसके ऊपर। अरे क्या बेवकूफ़ जैसी चीज़ वो बना दी यार, क्या पूरी पिक्चर की मतलब वाट लगा के रख दी रहे, है ना, बॉम्बेस्टिक बन जाएगी वो चीज़। तो ऐसा होने से रोकना है आपको। चलिए भाई आगे आते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोली आर फॉलोइंग। हाइपरबोली के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, गौर कीजिएगा। दे आर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रोंगर देन एलिफेंट्स। जैसे सपोज कीजिए किन्हीं लोगों के बारे में हम ये कहते हैं कि वो ईगल से भी ज़्यादा तेज़ हैं और हाथियों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ईगल का मतलब वो बाज जो होता है ना, बाज, तो कितनी तेज़ी से उड़ करके आता है वो, और अपने शिकार को जो है ऐसे पंजों में पकड़ करके उड़ा के ले जाता है। तो क्या स्विफ्ट का मतलब तेज़, तो क्या बाज से तेज़ कोई हो सकता है? क्या एलिफेंट से स्ट्रॉन्ग कोई हो सकता है? अब ये मत कहना कि डायनासोर होते होंगे, डायनासोर का ज़माना गया, जुरासिक पार्क, है ना, जुरासिक युग था एक, जुरासिक युग ज्योग्राफी में चलता है ना, जुरासिक युग भी आता है एक ज्योग्राफी में। तो वो समय निकल चुका है, उस समय इंसान नहीं थे। तो हाथियों से स्ट्रॉन्ग कोई हो सकता है क्या? अरे भाई वो तो हाथी से भी स्ट्रॉन्ग है यार। अरे भाई, तो ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। लॉर्ड कृष्णा वॉश्ड द फीट ऑफ सुदामा विद हिज टेयर्स। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के फीट यानी कि पैर अपने आंसुओं से धोए थे। अब अपने आंसुओं से कोई क्या किसी के पैर धो सकता है? देखिए, रो के देखो एक बार, 2 टपके गिरेंगे बस, या 4 टपके गिर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। लेकिन हमारे मतलब केवल हमारे, अब ये क्या है, ये हाइपरबोली है, ऐसा मुमकिन नहीं है, हम भी जानते हैं, लेकिन केवल इसका पर्पज़, सुनिए भाई सुनिए, ये हाइपरबोली है, हम सभी जानते हैं और हमने पढ़ा भी है। हाइपरबोली का इस्तेमाल उसको सीरियस लेना नहीं होता है, केवल हमारे इमोशंस को इम्प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो सिर्फ हमारे भावों को इम्प्रेस करना चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि आप इस चीज़ को सीरियसली ले लो और सीरियसली लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो केस करेंगे इस राइटर के ऊपर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, केवल इमोशंस को इम्प्रेस कर रहा है कि भाई हाँ, भावना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वाकई में दोनों के बीच कितनी प्योर भावना थी, कितनी पवित्र भावना थी। चलिए आगे देखिए, 3rd नंबर का एग्जाम्पल है, एंड स्वेयर नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। दोस्तों ये जो लाइन है, 3rd नंबर की लाइन, ये आपकी फर्स्ट ईयर की पोएम है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। एक पोएम पढ़ना है अपने को आपके सिलेबस में, फर्स्ट ईयर में इस साल एक पोएम है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जॉन डन की पोएम है, उनकी पोएम से ली गई है ये लाइन। तो इसमें जॉन डन ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में, मतलब वो पोएम के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, पोएम समझ में आएगी तो ये लाइन अपने आप समझ में आ जाएगी। उस पोएम में गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में जॉन डन बात ये करते हैं कि वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह से असंभव कार्यों को नहीं किया जा सकता, जिस तरह से बहुत सारे काम इस दुनिया में असंभव हैं, ठीक उसी तरह से एक ऐसी लड़की को ढूंढना भी असंभव है जो सुंदर भी हो और लॉयल भी हो, यानी कि ब्यूटीफुल भी हो और वफादार भी हो। अगर वो ब्यूटीफुल होगी तो लॉयल नहीं होगी, और लॉयल होगी तो ब्यूटीफुल नहीं होगी। ये बात उन्होंने उस पोएम में कही है, जिसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जॉन डन। और वो उस पोएम में ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप पूरी दुनिया में घूम लो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन उस सब जगह घूम करके जब वापस मेरे पास आओगे ना, तो आप यही कहोगे, आप खुद कसम खा करके कहोगे, आप खुद ये कहोगे कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी महिला नहीं है, कहीं भी आपको ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो ब्यूटीफुल भी हो और लॉयल भी हो। ठीक है, तो यही वो लाइन है। हालांकि ये बात असंभव है,
ऐसा नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्यूटीफुल लड़की डिसलॉयल हो और हर डिसलॉयल लड़की जो है वो मतलब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ लड़कियां ऐसी भी हो जिनके अंदर दोनों क्वालिटीज़ एट द सेम टाइम अवेलेबल हों, है ना, देखने को मिले अपने को, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये तो केवल एक हाइपरबोली का एग्जांपल है, इसको अपने को लिटरली नहीं लेना है ना। वो तो सिर्फ केवल डिसलॉयल्टी को जो है ताना मार रहे हैं, एक लड़की की डिसलॉयल्टी को ताना मार करके ऐसी बात कह रहे हैं वो सिर्फ, तो लिटरली नहीं लेना है, केवल समझना है। एंड स्वेयर यानी कसम खाना, और कसम खा करके कहिए नोवेयर लिव्स, कसम खा करके वो कहते हैं कि कहीं पर भी इस दुनिया में ऐसी वुमन नहीं है जो ट्रू, सच्ची भी हो, एंड फेयर और ब्यूटीफुल भी हो। ऐसा होता क्या? नहीं होता है ना, नामुमकिन है, असंभव है। चले जाइए आप, बहुत सारी मिल जाएगी आपको। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल। अब देखिए भाई, सपोज़ कीजिए जैसे कि कहीं पर कुछ खून का छींटा वगैरह, कहीं पर कुछ ब्लड वगैरह गिर गया अगर, और वहाँ पर अगर सफाई कर दी जाए अगर बड़ी अच्छी तरह से, है ना, सर्फ एक्सल वगैरह जो भी आता है झाड़ू पोछा करने का, या जो भी फर्श साफ़ करने का, फिनाइल विनाइल जो भी है, उससे पोछा वोछा लगाने के बाद अगर फिर भी CID के लोग अगर वहाँ चले जाएं तो वो क्या कहेंगे? हियर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड, हियर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, यहाँ पर अभी भी खून की गंध आ रही है, पता करो अभिजीत, पता करो, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से खून की बू आ रही है ना। अब भले वहाँ पे बढ़िया शानदार चॉकलेट पाउडर डाल करके, है ना, वनीला आइसक्रीम का केक रगड़ रगड़ करके बढ़िया पोछा लगा दिया शानदार, ताकि कोई बदबू कुछ भी नहीं आए, खुशबू आए, लेकिन फिर भी CID के लोग तो सूंघ ही लेते हैं सर। हाँ, तो ये क्या है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या यार, एक बार साफ़ सफाई करने के बाद में क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये हाइपरबोली का एग्जांपल है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अरेबिया मतलब अरब देश, अरब देश के जितने भी परफ्यूम्स होते हैं वो सारे के सारे परफ्यूम्स आप ले आइए, लेकिन वो सारे के सारे परफ्यूम भी अगर आप इस छोटे से हाथ के ऊपर लगाएंगे या उस व्यक्ति के ऊपर लगाएंगे तो वो भी उस व्यक्ति को सुगंधित नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? हमारे इंडिया में तो फॉग से ही सब सुगंधित हो जाता है। हाँ, आप फॉग लगा के तो देखो, 4 इधर से आएंगी, 4 इधर से आएंगी, है ना, देखना आप लगा के। तुम्हारे अरब के परफ्यूम में ऐसी बात ही नहीं होगी, तो कहाँ से स्वेटन करेंगे? हमारे इंडिया में देखो, एक यूँ करने की देर होती है, पता नहीं जाने कहाँ से भगवान 4 इधर से भेजते हैं, 4 इधर से भेजते हैं, और आकर के कंधे पर हाथ रख के खड़ी हो जाएंगी। हालांकि कभी मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, मतलब हकीकत में कभी नहीं हुआ यार, मतलब हाँ मैंने भी कोशिश की थी, मैंने कहा देखें यार एक बार करके देखते हैं, देखें। तो अब मैंने सोचा शायद, मैंने कहा इधर मेरे घर में खिड़की नहीं है, हो सकता है तो इधर से आ नहीं पाई हो, तो फिर कहीं जहाँ पे खिड़की दरवाज़ा हो ना वहाँ जाके ट्राई करूँगा मैं कहीं पे, ताकि उनको आने के लिए रास्ता मिले। हाँ तो मतलब हाँ मार्केट में ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम, देखें कभी देखें कौन आता है, देखें। तो ये हाइपरबोली के एग्जांपल्स हैं यार। चलिए ठीक है भाई, आगे देखिए। तो ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में? हाइपरबोली के बारे में। अब हाइपरबोली से ही मिलता जुलता एक और टर्म है अंडरस्टेटमेंट, जो हाइपरबोली के ठीक विपरीत है ना, इसके ठीक कंट्रेरी है। कंट्रेरी मतलब विपरीत, इसके ठीक उल्टा है, ऑपोजिट है। देखिए, द कंट्रेरी फिगर, हाइपरबोली के ठीक विपरीत एक और फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसे हम अंडरस्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, विच डेलिबरेटली रिप्रेजेंट समथिंग। और ये फिगर ऑफ स्पीच क्या करती है? डेलिबरेटली, जानबूझ करके,
ये फिगर ऑफ स्पीच डेलिबरेटली, जानबूझ करके रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है समथिंग, किसी चीज़ को एज मच लेस इन मैग्नीट्यूड और इम्पोर्टेंस, कि कोई भी वस्तु जितनी ज़्यादा उसकी लिमिट है, नेचुरल लिमिट, उससे कहीं अधिक कम है महत्व में, या हर चीज़ में कम है, मैग्नीट्यूड में कम है, इम्पोर्टेंस में कम है, देन इट रियली इज़, यानी जितनी वो है उससे कहीं अधिक कम है, उससे कहीं अधिक लेस है। हाइपरबोली तो क्या बताता है, नेचुरल लिमिट से ग्रेटर है, और अंडरस्टेटमेंट बताता है नेचुरल लिमिट से कम है। ठीक है ना, बस ये बात ध्यान रखिएगा आप। हाइपरबोली में तो किसी भी चीज़ को उसकी नेचुरल लिमिट से ग्रेटर बताया जाता है, और अंडरस्टेटमेंट में किसी भी चीज़ को उसकी नेचुरल लिमिट से लेस बताया जाता है, कम बताया जाता है, जानबूझ करके। द इफेक्ट इज यूजुअली आयरनिक, और ऐसी कंडीशन में उसका प्रभाव आयरनिक होता है। आयरनिक मतलब उल्टा, बिल्कुल विपरीत। कोई भी चीज़ जैसी होती है उसके बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है ना, तो ये होता है अंडरस्टेटमेंट। क्लियर है ना, समझ में आ गया दोनों? हाइपरबोली में नेचुरल लिमिट से ज़्यादा, और अंडरस्टेटमेंट में नेचुरल लिमिट से कम। अंडरस्टेटमेंट, द ग्रीक टर्म फॉर अंडरस्टेटमेंट इज मियोसिस। अंडरस्टेटमेंट जो है, अंडरस्टेटमेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है अंग्रेजी भाषा में, इसके लिए ग्रीक भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है वो है मियोसिस। यानी कि जो शब्द अंग्रेजी में अंडरस्टेटमेंट है वही शब्द ग्रीक लैंग्वेज में मियोसिस है। ठीक है ना। द फिगर इज फ्रीक्वेंट इन एंग्लो सैक्सन पोइट्री, और एंग्लो सैक्सन एज की जो पोइट्री थी उसमें ये फिगर ऑफ स्पीच अपने को बहुत अधिक देखने को मिलती है। ठीक है भाई, ये आपका हाइपरबोली कंप्लीट है। ठीक है ना, क्लियर है। अब आपको भी इसका इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में भी करना है। अगर आपकी डेली लाइफ में भी अगर इस तरह के कोई एग्जाम्पल्स अगर निकल करके सामने आते हैं तो आपको तुरंत पहचानना है, अरे आपने तो हाइपरबोली का यूज़ कर दिया, अरे आपने तो अंडरस्टेटमेंट का यूज़ कर दिया। ठीक है ना, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है।